नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। दोस्तों, हमारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और क्वेश्चन सीक्वेंस में होंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव को, उसके बाद कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बंटिंग, डलहौजी को लेते हुए लास्ट में हम माउंटबेटन पर जाकर अपने वीडियो को खत्म करेंगे। और जिस गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन प्रश्नों को उसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक और वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लॉर्ड क्लाइव की, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था और इसी युद्ध के बाद बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था और इस युद्ध को अंग्रेजों के द्वारा जीता गया और इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? दोस्तों, द्वैत शासन प्रणाली यानी द्वैत शासन बंगाल में किसके द्वारा लागू की गई, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बंगाल में द्वैत शासन की, तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अब हम सभी जानेंगे कि द्वैत शासन प्रणाली आखिर होता क्या है। द्वैत शासन प्रणाली का मतलब शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में होती थी और राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेश मामलों की जिम्मेदारी कंपनी के अधीन होती थी। इसी को द्वैत शासन प्रणाली कहा जाता था। दोस्तों, क्लाइव के शासनकाल के दौरान ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। इलाहाबाद का द्वितीय संधि 1765 में हुआ था और इसी संधि के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल 1774 से 1785 तक था और इसी के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इस प्रकार कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को याद रखना है, कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ था। नेक्स्ट है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल से संबंधित है। फ्रेंड्स, आगे की स्लाइड में अगर हम बात करें सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की, तो इसे घेरे की नीति भी कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों को भी सुरक्षा करना, जिससे ब्रिटिश क्षेत्र और शत्रु क्षेत्र के मध्य बफर जोन बन सके। यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र के जो बगल में पड़ोसी राज्य हैं उनकी भी सुरक्षा ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा किया जाएगा, जिससे ब्रिटेन के जो शत्रु देश हैं उनके मध्य पड़ोसी राज्य बफर जोन के जैसे काम कर सके। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग पर निम्न में से किसने महाभियोग का मुकदमा दायर किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग पर एडमंड वर्क के द्वारा महाभियोग का मुकदमा इंग्लैंड में चलाया गया था। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात की जाए, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड पहुंचा, तो एडमंड वर्क के द्वारा उसके ऊपर महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1775 में वॉरेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था और इसी के विरोध में हेस्टिंग ने 1785 में इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड यह पहुंच गया था। तो इसके ऊपर एडमंड वर्क के द्वारा महाभियोग का मुकदमा दायर किया गया, परंतु 1795 में वॉरेन हेस्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। अगला है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। हम बात करें अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी
और इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता लाया गया था और इसी के तहत शक्तियों का पृथक्करण किया गया, जिसके तहत कर यानी टैक्स और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा को सृजित किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस के नाम से जाना गया। दोस्तों, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसी के समय में अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर के द्वारा बनाई गई थी और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर के द्वारा कॉर्नवालिस के शासन काल में ही लाया गया था और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। दोस्तों, यह जो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, यह कर वसूलने की एक प्रणाली थी जिसको जॉन सोर के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गाजीपुर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र स्थित है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन की पॉइंट की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। यह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है। भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले हम सभी की पॉइंट में समझेंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा। उसके बाद आगे आकर हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिफाइन करेंगे। लॉर्ड वेलेजली, जो भारत का गवर्नर जनरल 1798 से लेकर 1805 तक था, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया। नेपोलियन मिस्र और सीरिया को विजित यानी जीत चुका था और गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का भय भी टल गया। सहायक संधि के शर्त के अनुसार सहायक संधि स्वीकार करने वाली रियासत कंपनी की एक सेना को रखेगी, जिसका सारा खर्च राज्य को देना होगा और इस सेना को चलाने का अधिकार केवल कंपनी का होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य किसी भी यूरोपीय या अंग्रेजों के दुश्मन की सहायता नहीं करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन पर अगर चलें तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, यह लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यह भी लागू होता है। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह नहीं लागू होता है। और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, यह भी लागू होता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, यह भी लागू होता है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, यह भी लागू होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के मन में एक डाउट यह आया होगा कि आखिर नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन फ्रांस का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था और यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध हो रहा था और इसी के तहत लॉर्ड वेलेजली को यह आशंका था कि नेपोलियन भारत पर भी आक्रमण कर सकता है और इसी के तहत इसने भारत में सहायक संधि व्यवस्था को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। फ्रेंड्स, सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। सहायक संधि प्रणाली को 1798 में प्रारंभ किया गया था और सबसे पहले इस संधि को स्वीकार हैदराबाद के निजाम के द्वारा की गई थी और वेलेजली के कार्यकाल के दौरान ही टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौथा अंग्रेज और मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1802 के बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1802 में अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य बसीन की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात की जाए तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी सत्ता का विस्तार के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया और इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर आदि राज्य थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद के द्वारा स्वीकार किया गया था, उसके बाद मैसूर के द्वारा स्वीकार किया गया था, अवध के द्वारा स्वीकार किया गया था और उसके बाद सिंधिया के द्वारा स्वीकार किया गया था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट में हम सभी समझ लेंगे इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पहलुओं को। दोस्तों, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग वेलेस्ली के द्वारा किया गया था और विशिष्ट रूप से प्रभावित सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैदराबाद 1798 में इसने स्वीकार किया था, मैसूर ने 1799 में स्वीकार किया था, तंजौर ने 1799 में स्वीकार किया था और अवध ने नवंबर 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। पेशवाओं के द्वारा 1802 में सहायक संधि को स्वीकार किया गया था और सिंधियाओं के द्वारा 1804 में सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंग्ल यानी अंग्रेज और नेपाल के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। दोस्तों, लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल 1813 से लेकर 1823 ईस्वी तक था और इसी के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों और नेपालियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ था। अगर हम बात करें इस आंग्ल और नेपाल युद्ध की तो अंग्रेजों और नेपालियों के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य चला और इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था और यह युद्ध सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। 1816 में सुगौली की संधि के परिणाम स्वरूप आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप सभी को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुगौली की संधि 1816 में अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम इस क्वेश्चन के की पॉइंट की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वप्रथम नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया और सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते इस प्रदेश का महत्व अधिक था और 1816 ईस्वी में अंग्रेज और गोरखाओं के बीच सुगौली की संधि हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के मध्य हुआ था। अगर हम बात करें हेक्टर मुनरो की तो बक्सर के युद्ध से संबंधित है हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित नहीं है, बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में 1819 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की तो यह 1817 से 1818-19 के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेशवाई को अंग्रेजों के द्वारा 1818 में समाप्त किया गया। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेशवाई की तो इसमें आखिर हुआ क्या था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी को 1818 में समाप्त कर दिया और इस तरीके से पेशवाई को 1818 में हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे? यहाँ पर हम बंगाल के गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मद्रास के गवर्नर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर थॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 के मध्य मद्रास का गवर्नर था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सर थॉमस मुनरो की तो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर सर थॉमस मुनरो रहे और दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी। इस व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक या जनक माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। नेक्स्ट है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के शासनकाल में कैप्टन स्लेमन ठगों के दमन से संबंधित था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठगों के दमन से कैप्टन स्लेमन संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कैप्टन स्लीमन की तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी अथवा आजीवन कारावास दिया गया और 1830 में अंततः इस तरह ठगों का दमन कर दिया गया।
विलियम बेंटिंक का शासनकाल 1828 से लेकर 1835 के मध्य था। अगला है 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सती प्रथा पर, तो सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में प्रतिबंधित कर दिया गया और प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया था। और इस अधिनियम को पारित करने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इनका नाम भी आप सभी को याद रखना है। सती प्रथा से राजा राम मोहन राय जी भी जुड़े थे। अगला है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त किया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें लॉर्ड एलनबरो की, तो 1842 से लेकर 1844 तक इसका शासन था और इसी के कार्यकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा सिंध को विजय किया गया था और इसी के शासनकाल के दौरान ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी समाप्त हुआ था। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान ही अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख कारण था। अगला है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो कार्यकाल के दौरान भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दास प्रथा की, तो 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी के शासनकाल के दौरान PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें डलहौजी की, तो डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके शासनकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन इसी के द्वारा व्यय किया जाने लगा। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था। अगला है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने पहली बार भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। हम बात करें अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम रेल मुंबई की बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। 1853 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान भारत में प्रथम रेल चलाई गई और यह रेल मुंबई की बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से थाने के मध्य चलाई गई थी और भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तब अवध का ब्रिटिश रेजिडेंस जेम्स आउटरम था। हम बात करें अगर इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो स्लेमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय किया गया था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध को अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया गया और अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी के द्वारा व्यापक सिद्धांत लागू किया गया था और इसके अंतर्गत सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, करौली आदि राज्यों का भी विलय किया गया था। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान क्रियान्वित किया गया था। दोस्तों, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को अधिनियमित या पारित किया गया था। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था।
फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की पॉइंट की, तो 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि महारानी की उद्घोषणा, और यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ और दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था और इसी के द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को भारत का महारानी नियुक्त किया गया था। दोस्तों, आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे? तो ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक था। नेक्स्ट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कब किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1858 के साम्राज्ञी की घोषणा ने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जॉन लॉरेंस से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जॉन लॉरेंस वायसराय जुड़ा हुआ था। सर जॉन लॉरेंस 1863 में भारत का वायसराय बनकर भारत आया और इसके समय भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की साम्राज्ञी या रानी महारानी विक्टोरिया को 1877 में नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की पॉइंट की, तो राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा 1876 में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी या रानी घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार भारत में जनगणना प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की बात करें तो 1869 से लेकर 1872 तक इसका कार्यकाल था और भारत में पहली बार जनगणना 1871 में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ। नियमित जनगणना आप सभी को याद रखना है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान भारत में नियमित यानी 10 वर्ष के उपरांत जनगणना प्रारंभ हो गई थी। अगला है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण कर रहा था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेयो की हत्या एक दंडित अपराधी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण कर रहा था। दोस्तों, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी के द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है कि मेयो का गवर्नर जनरल रहते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड रिपन के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लॉर्ड रिपन को ही भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, अगर इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट की बात करें तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल लाया गया और इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपियन न्यायाधीश ही करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया और यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर इस बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय सदस्य यूरोपीय अधिकारियों के मामले की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इससे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक रिपन को माना जाता है। फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में भारत में आधुनिक स्थानीय प्रशासन का प्रारंभ माना जाता है और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक भी माना जाता है। अगला है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की तो इसका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 के मध्य था।
दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत को ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो इसमें भी हमारा कर्जन राइट आंसर हो जाएगा। कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास 1884 में कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी और सर्वप्रथम इसके द्वारा भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास किया गया था। 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग भी बनाया गया था। अब इसे आप सभी विस्तार से समझिए कि 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया और भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधित प्रयास 1884 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। अगला है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की गई थी। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई और इस नीति के तहत लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को लॉर्ड मिंटो के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई और इस नीति के प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल मिंटो के शासनकाल के दौरान पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया था और इसी के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार एक पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड होर्डिंग का शासनकाल 1910 से लेकर 1916 के मध्य था और इसी के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों वायसराय लॉर्ड होर्डिंग के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और लॉर्ड होर्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा इसके लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड होर्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था और इसी के तहत भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। लॉर्ड होर्डिंग ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन को रद्द किया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल के विभाजन की तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन तत्कालीन गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था तथा लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसे रद्द करने की घोषणा की थी। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1914 का प्रथम विश्व युद्ध भी इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी हार्डिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग राइट आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। इसका कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 के मध्य था। यहूदी जो वर्तमान में इजराइल के निवासी हैं उन्हीं को कहा जाता है। दोस्तों लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1921 में M.N. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1921 में M.N. राय के द्वारा किया गया और 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड इसी के कार्यकाल में हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इसी के कार्यकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत आया? दोस्तों, इरविन के कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत आया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 के मध्य था और इसी के कार्यकाल के दौरान साइमन कमीशन भारत आया था। दोस्तों, इरविन का कार्यकाल 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया और 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर देता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, इसके तहत 5 मई 1930 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 को इरविन ने बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 पहली बार आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। यह भी इरविन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुई थी? ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलिंगटन। आप सभी को याद रखना है, 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से लेकर 1936 के मध्य था। दोस्तों, वेलिंगटन भारत का वायसराय 1931 से 36 के मध्य रहा और इसी के शासनकाल के दौरान 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत या पंचायत की घोषणा की गई। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया था और इसी के शासनकाल में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट है, 1942 का क्रिप्स मिशन भारत में किस वायसराय के कार्यकाल में आया था? 1942 का क्रिप्स मिशन भारत में लॉर्ड लिनलिथिगो के कार्यकाल के दौरान आया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इस मिशन का आधिकारिक वार्ताकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी लिनलिथिगो के कार्यकाल के दौरान ही प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और इस मिशन के सदस्य कौन थे? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और इस मिशन के सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में संविधान का निर्माण करना था। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण भारत के संविधान सभा के द्वारा 1946 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।